अरमान का रो रो कर बुरा हाल है। जी हाँ, अरमान जो कि अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और उसकी कड़वी बातें बहुत ज़्यादा चुभ रही है अरमान को। और अरमान अभीरा के साथ शेयर कर रहा है कि किस तरह से बचपन में लाई हुई एक वॉच जो कि रोहित का बर्थडे गिफ्ट था, जिसे लेने से रोहित ने मना कर दिया था क्योंकि अरमान ने पुरानी घड़ी पहनी थी। और जितना प्यार वो रोहित उससे करता था, आज वही रोहित उससे नफरत करने लगा है। वो उससे कहता है कि वो उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता और इसी तरह से बात करते हुए अरमान अभीरा के गोद में सिर रख कर सो जाता है। जी हाँ, अरमान इसी तरह से अभीरा के गोद में सिर रख कर मतलब कहने लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जी हाँ, कुछ भी अब पहले जैसा नहीं होगा, ये सोच सोच कर अरमान अभीरा की गोद में सिर रख कर कहने लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखने लगते हैं कि किस तरह से रोहित और रूही एक साथ होते हैं, जहाँ पर रोहित ना जाने रूही को क्या जाने कह रहा होता है। रोहित रूही से कह रहा होता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, जिसके बाद रूही कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हें अपने प्यार का सच बता देना चाहिए, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। पर रोहित भी भाई इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो भी रूही को कुछ भी कहने लगता है। रोहित यहाँ तक कहने लगता है कि तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो, तुमने मुझसे शादी की ताकि तुम अपने प्यार के साथ अय्याशियाँ कर सको। भाई रोहित की इतनी बड़ी बात रूही को चुभे नहीं तो कैसे होगा, तभी तो रूही का हाथ उठ जाता है रोहित पर। जी हाँ, क्योंकि रोहित बात ही ऐसे कर रहा होता है। रोहित बार बार रूही से कह रहा होता है कि तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम अरमान भैया के साथ रहना चाहती हो। जी हाँ, और रोहित साथ में ये भी कहता है कि तुमने मुझसे इसलिए शादी की ताकि तुम मुझसे शादी कर कर अपने यार के साथ अय्याशियाँ कर सको। फिर क्या था भाई, रूही का भी हाथ उठ जाता है और जैसे रूही का हाथ उठ जाता है, रूही को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है कि उसने अपने ही हस्बैंड पर हाथ उठा दिया है। रोहित तो यहाँ तक कह देता है कि ना जाने मतलब तुम्हें तो बुरा लग रहा हो कि तुमने मुझे घर वापस लेकर आई, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने बेवजह से घर ला दिया। वैसे तो तुम चाहती होगी कि मैं घर कभी वापस ना आयूँ, तुम चाहती होगी कि मैं उधर ही मर जाऊँ। वैसे रोहित की ये बातें काफी ज्यादा आहत पहुंचा रही थी रूही को। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि अभी रात अरमान जो सो चुका था, उसके अरमान के हाथ से वॉच लेकर अरमान से कहने लगती है कि हमें तो सबसे पहले दादी साहब को मनाना था, पर ये अब एजेंडा नंबर 2 बन गया है क्योंकि सबसे पहले मैं रोहित को तुमसे मिलाऊंगी। जी हाँ, अभीरा ने ठान ली है कि वो अरमान और रोहित का रिश्ता दोबारा से तोड़ेगी। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि दोबारा से रूही, जिसने अभी अभी रोहित को थप्पड़ मारा है, वो रोहित को समझाना चाहती है, पर रोहित समझने की हालत में है ही नहीं। और इसीलिए रोहित रूही को कहता है कि तुम बस यहाँ पर इसलिए आई हो ताकि तुम अपना गिल्ट कम कर सको। और उसी दौरान रूही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है रोहित के बातों से और वहां से जाने लगती है। उसी दौरान रोहित की नजर जाती है और वो आगे जा रही रूही का दुपट्टा छीन लेता है, ओढ़ लेता है। जी हाँ, खींच लेता है अपनी और एक पल के लिए। तो ये जानकर रूही को बुरा लगता है कि उसने इस तरह की हरकत की रूही के साथ, बट अगले ही पर उसे एहसास होता है कि किसी गलत इरादे से नहीं बल्कि रूही के दुपट्टे में आग लगी थी और इसीलिए रोहित ने उसका दुपट्टा इस तरह से खींचा था। रोहित तुरंत से रूही का दुपट्टा लेकर आग लगे हुए दुपट्टे को बुझाने की कोशिश करता है और रोहित की यही अच्छाई देखकर एक बार फिर से रूही काफी बुरा लगता है रूही को। तो वही रूही एक्सेप्ट भी करती है कि तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जाने से पहले मैंने कोशिश की थी सब कुछ भुलाकर मूव ऑन करने की, पर तुम मुझे छोड़कर चले गए। जी हाँ, ये सब कुछ बताया है रूही ने, जिसके बाद शायद रूही को एक पल के लिए लगा कि रोहित को बुरा लगेगा, पर रोहित ने उल्टा रूही को ही ब्लेम कर दिया है। तो यहाँ पर अरमान और रोहित को लेकर विद्या और माधव पोद्दार में झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पर माधव पोद्दार कहने लगे हैं कि तुमने गलत किया, तुम्हें अरमान के साइड से बोलना चाहिए था। तो वही विद्या भी कह रही है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रोहित अभी अभी घर लौटा है और मैं रोहित को खोना नहीं चाहती। भाई दोनों में झगड़े हो ही रहे होते कि उसी दौरान विद्या अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगती है, ये कहकर कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी माँ हूँ क्योंकि मैं अपने दोनों बेटों को खोना नहीं चाहती। और यही विद्या की ये बात सुनने के बाद माधव पोद्दार को भी बुरा लगता है और वो विद्या
विद्या से माफ़ी मांग कर विद्या को सॉरी कहने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, रोहित और अरमान का रिश्ता दोबारा से सुधर जाएगा। पर दोनों की ये बातें फूफा सास सुन रहे होते हैं, जिनका कहना है कि अब हर हाल में, किसी भी हाल में वो रोहित और अरमान का रिश्ता दोबारा से जुड़ने नहीं देंगे, क्योंकि अरमान ने उनका अपमान किया था। जी हाँ, अरमान ने उन्हें फर्म से निकालने की बात की थी, उनसे माफ़ी मंगवाई थी। भाई इन सारे बातों का बदला लेना तो होगा ही, साथ ही जो इतनी बड़ी लॉ फर्म है पोदार्स की, उस पर पूरी तरह से हक जमाना चाहते हैं फूफा साहब। तभी तो अरमान और रोहित के झगड़े का पूरा फायदा उठाकर वो मासा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यानी फूफा साहब की काफ़ी बुरी नज़र है पोदार्स के फर्म पर। जी हाँ, तभी तो विद्या और माधव की बातें सुनने के बाद फूफा साहब आते हैं और खुद से ही कहने लगते हैं कि उन दोनों का रिश्ता तो मैं जुड़ने देने से रहा, क्योंकि हर हाल में उन्हें रोहित के दिलो दिमाग में अरमान के लिए इतनी नफरत पैदा करनी है, इतनी पैदा करनी है कि जिसकी वजह से अरमान को धक्के मार कर यहाँ से और पोदार फर्म से निकाल दिया जाए। जिसके बाद रोहित से और मनोज से तो फर्म संभालने से रही, बचा कौन, तो वो अकेले बचे। और उसके बाद यानी रोहित यानी अरमान के चले जाने के बाद रोहित और मनोज का पत्ता भी कट हो जाएगा और पूरी तरह से जो लॉ की पावर है यानी पोदार्स की जो इतनी बड़ी फर्म है वो पूरी तरह से उनके हाथों में आ जाएंगी। यानी ये शकुनी मामा टाइप के लग रहे हैं, कि हालांकि ये फूफा सा है बट काफ़ी विलन टाइप के लग रहे हैं। तो यहाँ पर भाई ये देख लीजिए अभीरा ने क्या कर दिया है। जहाँ पर अरमान काफ़ी सुकून से सोया हुआ रहता है, तो वही उसे बार बार भालू की आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से वो जाग जाता है। बार बार आ रही भालू की आवाज़ से अरमान जाग जाता है। पहले तो वो नज़रें खोल कर देखता है तो सच में उसकी आंखों के सामने भालू होता है, जिससे मतलब अरमान समझता है कि काफ़ी बुरा सपना है। पर उसके बाद दोबारा से अरमान को आवाज़ आती है, अरमान तुरंत से जाग जाता है तो सच में उसके आंखों के सामने भालू होता है। भाई भालू होता ही होता नहीं, उसके हाथ में चाकू भी होता है और वो चाकू लेकर अरमान की तरफ ही आ रहा होता है। फिर क्या था, अरमान इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि खुद को कंबल ओढ़ कर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, ये कहकर कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस भालू से कोई बचाओ, ये भालू मुझे मारने आ रहा है। उसके बाद वो अभीरा थी और वो आकर अरमान के सिर पर मारती है और तब जाकर अरमान को एहसास होता है कि भाई ये रियल वाला भालू नहीं है, तो अभीरा है। और अरमान खड़े होकर यहाँ वहाँ मतलब इधर उधर से देख कर कहने लगता है, अभीरा ये तुम हो ना। फिर क्या था, अभीरा के सिर से भालू का मुखौटा निकाल कर अरमान कहता है ये क्या है, जिसकर अभीरा कहती है कि मैं तुम्हें बस चिल्ला करना चाहती थी, तुम काफ़ी नाराज़ थे, नर्वस थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा चिल आउट कर लेंगे, इसीलिए मैंने ये गेटअप किया, पर तुमने सारा मजाक कर दिया। जिस पर अरमान अभीरा से कहने लगता है कि भाई ये कौन सी तरकीब हुई, जिस पर अभीरा कहती है कि तरकीब मतलब, जिस पर अरमान कहता है कि तुम इस तरह से हाथ में चाकू लेकर आओगी तो डर तो लगेगा ही नहीं। जिस पर अभीरा कहती है कि चाकू लेकर आई इसके लिए क्योंकि मैं किचन में सब्जियां काट रही थी। जी हाँ, अभीरा किचन में सब्जियां काट रही थी और इसी दौरान उसे सोचता है कि वो थोड़ा सा अरमान को हंसाने की कोशिश करे, पर भाई अरमान हंसता नहीं, उल्टा वो डर जाता है। और जब अभीरा ये सब कुछ बताती है उसके बाद अरमान हाथ जोड़कर अभीरा के सामने कहने लगता है कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर प्लीज़ दोबारा इस तरह की हरकत मत करना क्योंकि मुझे अटैक आने वाला था। जी हाँ, और अरमान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसके बाद अभीरा नाराज़ हो जाती है और अभीरा उस सूट को निकालने की कोशिश करती है, पर वो सूट अभीरा से निकल नहीं रहा होता है और ऊपर से अरमान हंस रहा होता है, जिसकी वजह से अभीरा और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और कहने लगती है हंसो हंसो और दांत निकाल कर हंसो क्योंकि मदद तो तुम करने से रहे। जिसके बाद अरमान कहता है ओके सॉरी, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, पर अभीरा भी फिलहाल नाराज़ हो चुकी थी, वो थोड़ी ना सुनने वाली थी। जी हाँ, अभीरा तो फिलहाल अरमान से नाराज़ हो चुकी थी और इसीलिए वो कहती कि तुम रहने दो, तुम पहले हंस लो। अभीरा नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि अरमान उस पर हंस रहा होता है। तो भाई अरमान के मतलब अभीरा को अपनी ओर खींचकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा तब ना, और काफ़ी ही प्यार से अरमान अभीरा को अपनी तरफ खींचकर अभीरा को वो सूट निकालने में मदद करता है। और उसी दौरान अभीरा से काफ़ी प्यारी प्यारी बातें यानी रोमांटिक वाली बातें करते हुए कहने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना यहीं पे रुक जाऊँ। जी हाँ, तो अभीरा भी काफ़ी शर्मा कर कह रही है कि मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। जी हाँ, अभीरा भी शर्मा कर अरमान से यही बात कर रही होती है और उसी दौरान अरमान कहता है कि तो ठीक है डन रहा, तो फिर हम लोग एक ही कमरा शेयर करेंगे। जिस पर अभीरा भी हामी भरते हुए कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे यही, मैं चाह रही थी कि तो हम दोनों। और तुरंत से अरमान का कान पकड़कर मरोड़ते हुए कहने लगती है कि बच्चू तुम मुझे बातों में फंसा नहीं सकते और अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ।
जिस पर अरमान नहीं मानता, जिसे ज़बरदस्ती अबीरा बाहर निकाल रही होती है। तो उसी दौरान अबीरा अरमान के साथ बाहर आती है, जहाँ पर दोनों काफ़ी मतलब इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं कि खुशियाँ दिखती है उन्हीं दोनों के बीच में। और उसी दौरान वहाँ से रोती हुई रूही आ रही होती है, जहाँ पर रोहित ने उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का इंतज़ाम किया होता है। वहाँ पर रूही रोते हुए खड़ी बैठी थी, तो वही रोहित उसे बाहर से देख रहा होता है। और यहाँ पर अरमान और अबीरा अब बाहर एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तो उसी दौरान रूही देखती है उन दोनों को, तो वही रोहित की भी नज़र जाती है अरमान अबीरा पर, जहाँ पर रोहित कहता है डिस्कस्टिंग, यहाँ पर मेरे प्यार को बर्बाद कर कर भाई अपने प्यार के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। तो वही अरमान की नज़र रोहित पर और अबीरा की नज़र रूही पर जाती है। फिर क्या था, दोनों के चेहरे से हंसी एक पल के लिए उनकी खुशियाँ गायब हो जाती है। तो अगले नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से विद्या पूजा कर रही होती है चूल्हे की, जहाँ पर दादी सा कहती है कि पूजा के यानी पहले तो सबसे पहले रोहित की फेवरेट सारी मिठाइयाँ बना दो जो कि पूजा में चढ़ाई जाएगी। उसी दौरान अरमान वहाँ पर आ जाता है, जो कहता है चाची प्लीज़ एक कप चाय मिलेगी। और तुरंत उसकी नज़र सामने जाती है जहाँ पर दादी सा होती है, और तुरंत अरमान को याद आता है कि दादी सा ने किस तरह से धुक्कार दिया उन्हें, और किस तरह से विद्या ने हाथ जोड़कर मतलब अबीरा से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ भी नहीं बोलेगी। तो वही दादी सा अरमान को देखकर ऐसा मुंह बनाती है कि ना जाने अरमान वहाँ क्यों आ गया। और दादी सा तुरंत से विद्या से कहती है कि जल्द से जल्द मिठाइयाँ बना दो, और वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद विद्या तुरंत से अरमान को कहती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, जिस पर अरमान कहता है कि नहीं, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, आप रोहित की पसंद की सारी मिठाइयाँ बना दो। और ये सब कुछ अबीरा अपने किचन से देख रही होती है, तो वहाँ विद्या भी रो रही होती है। तो यहाँ पर रोहित अपने भाइयों के यानी चारू कियारा आर्यन के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, जहाँ पर अब वो कियारा को पढ़ा रहा होता है। तो कियारा का कहना होता है कि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा, जिसकी खिंचाई आर्यन कर रहा होता है। तो तुरंत से रोहित भी आर्यन के कान खींच लेता है और अपनी बहन की साइड देता है। उसी दौरान रूही वहाँ पर दवाइयाँ लेकर आती है रोहित के लिए, और रोहित को दवाई लेने के लिए कहती है, पर रोहित नहीं मानता। जिस पर रूही कहती है कि अगर तुम बच्चों वाली हरकत करोगे तो मैं बच्चों की तरह तुम्हें डांट भी लगाऊंगी। और रूही की यही बात सुनकर न जाने क्यों पर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आती है। वो तुरंत से मेडिसिन लेने लगता है, पर उसे तुरंत याद आता है कि पिछली रात किस तरह से रूही ने उसे थप्पड़ मारा है। वो तुरंत से अपने हाथ रोकते हुए कहने लगता है कि तुम इस तरह से मुझे जबरन गोलियां क्यों खिला रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इस गोलियों में कुछ मिलाकर हमेशा हमेशा के लिए मेरा पत्ता कट करने का सोचा है। जिसे सुनने के बाद रूही को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो रोहित वहाँ से अपने भाइयों को लेकर चला जाता है। तो रूही रोने के अलावा कुछ नहीं कर रही होती है। तो वही विद्या और माधव पोद्दार मंदिर से लौट रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, रोहित की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अबीरा वहाँ पर आ जाती है, प्रसाद ले लेती है और तुरंत से विद्या से पूछती है कि अपने अरमान के लिए क्या मांगा, जिस पर विद्या कहने लगती है कि बेटा, पर अबीरा नहीं सुनती और वो दोनों को सुनाने लगती है, ये कहते हुए कि मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, आप लोगों ने अरमान का साथ नहीं दिया। दादी सा इतना कुछ कह रही थी, अरमान को उन्होंने पराया कहा, रोहित ने इतनी बेदुखी बातें कही, उसने सबसे बड़ी बात कही कि वो अपने भाई से रिश्ता नहीं रखना चाहता। बावजूद इसके आप लोग माता पिता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोला माधव पोद्दार को। तो अबीरा तुरंत से कहती है कि मैं आपसे एक्स्ट्रा नाराज़ हूँ। जी हाँ। और उसी दौरान विद्या कहने लगती है कि हम माँ बाप है, फिलहाल हमारे दोनों बच्चे जख्मी हैं, हम जानते हैं, पर सबसे ज़्यादा जख्मी रोहित है और इसीलिए रोहित का ध्यान रखना और उसकी मरहम पट्टी करना हमारा सबसे बड़ा काम है और मैं वही कर रही थी। जी हाँ। यानी विद्या ने कहीं ना कहीं अपनी बातों से इस तरह से वो निकल चुकी है अपने बातों से कि अबीरा को बोलने का मौका ही नहीं दिया, पर अबीरा ने अपनी नाराज़गी जताई जरूर है। जी हाँ। तो ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड, जहाँ पर आने वाला प्रोमो दिखाया गया है कि किस तरह से रोते हुए आर्यन आएगा घर पर, जो अपने भाभी से शिकायत लगाएगा कि उसे सीनियर्स ने कूट दिया है यानी पीटा है। और उसके बाद रोहित और अरमान को जब ये बात पता चलेगी तो अपने छोटे भाई के लिए दोनों भी जा पहुंचेंगे कॉलेज में सीनियर्स के पास। तो वहीं पर सीनियर्स अपने गलती पर पछताने की बजाय वो अरमान और रोहित को ही सुनाने लगेंगे, ये कहते हुए कि तुम पोद्दार्स को कोर्ट में बोलने के अलावा आता ही क्या है। जिस पर अबीरा तुरंत से उन्हें चैलेंज करेगी कि वो कबड्डी की मैच जीतेंगे, जिस पर सीनियर्स भी कहते हैं कि अगर पोद्दार्स मैच हार जाते हैं तो उन्हें पूरे कॉलेज के सामने उन्हें यानी कावेरी पोद्दार को माफ़ी
मांगनी होती है मांगनी होगी और तुरंत से अभीरा हामी भरती है चैलेंज एक्सेप्टेड करते हुए, क्योंकि इस वजह से उसे लग रहा है कि वो अरमान और रोहित को एक मौका दे सकती है उनके रिश्ते को सुधारने का। तो वही अभीरा के इस हरकत